हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यहाँ पे। मैं रोहन मिश्रा आपको आज से बैंकिंग जीके पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंकिंग जीके क्या होता है। देखिए, बैंकिंग जीके में 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है सर, आपका सवाल। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले करंट जो होता है, ठीक है, करंट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपको बैंकिंग की अवेयरनेस है। आप बैंकिंग ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको बैंकिंग की बेसिक चीज़ें पता है, आपको बैंकिंग की बेसिक टर्म पता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस बोलते हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है जिसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, ठीक। स्टैटिक जीके क्या होता है अभी बात करते हैं इस पे। देखिए, करंट में जो न्यूज़ में चल रहा है, जैसे मैं आपकी जो क्लास लूँगा वो सबसे पहले 10 से 15 मिनट में आपको ये चीज़ डील करूँगा कि करंट में क्या चल रहा है, कौन से हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। देखिए, अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, उसके बाद न्यूज़ में जो टर्म चल रहा है, क्या बोला मैंने, न्यूज़ में जो टर्म चल रहा है, WPI क्या होता है, WPI कौन रिलीज़ करता है, CPI क्या होता है, कौन रिलीज़ करता है, ये सब चीज़ करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हो गए। जीके स्टेट से आपको जीके पूछ लेते हैं, ये स्टेट्स का एनिमल्स कौन सा है, ये स्टेट्स का एनिमल कौन सा नहीं है, ठीक। ये सब चीज़ क्या होता है, करंट होता है। बैंकिंग अवेयरनेस में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले पढ़ने वाले हैं कि बैंक क्या होता है, ठीक है। बैंकिंग क्या होता है, बैंक और बैंकिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। आज वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम आज टाइप्स ऑफ बैंक देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ हिस्ट्री देखने वाले हैं कि आखिर बैंक का हिस्ट्री क्या है, कैसे बैंक फॉर्म हुआ, ठीक है, कैसे RBI फॉर्म हुआ, हाउ RBI वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम SBI कैसे बना ये देखने वाले हैं। ये सब चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस पे मैं पूरी डिटेल क्लास लूँगा, ठीक है। आज हम पहले कुछ करंट का 10 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बैंकिंग के तरफ बढ़ेंगे। और स्टैटिक हम जो है, स्टैटिक भी हम रोज़ या आप यूँ मान लो कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टैटिक भी देखेंगे। अब पहले अपना करंट का देख लेते हैं। हम कुछ करंट के बारे में सीखते हैं क्योंकि करंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर, क्योंकि करंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके IBPS में, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आते हैं IBPS में जीके के, जिसमें आपके पास 35 मिनट्स टाइम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, 40 क्वेश्चंस यही करंट से मिलके बनते हैं। 40 क्वेश्चंस में यही आपका जनरल अवेयरनेस होता है, यही बैंकिंग अवेयरनेस होता है जो अभी हमने पिछले डिस्कस किया, ठीक है। बाकी सब एग्ज़ाम हो गया, RBI में क्या पूछा जाता है, RRB में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, SBI के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, ये हम डिटेल क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पर 35 मिनट्स लिख देता हूँ कि हमको 35 मिनट्स टाइम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, करंट पे आज हम क्या बात करने वाले हैं। हमारा जो WPI है, अभी धीरे धीरे आप सीखेंगे। देखिए, हमारा जो WPI क्या होता है सर, होल सेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है ये 14.24% बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये 12 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आप ये समझ लो कि 12 ईयर्स में ये सबसे ज़्यादा बढ़ी है। क्या बढ़ी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बढ़ने से अपने देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि 2020 में, ठीक है, 2020 में जो है
ये सिर्फ 1.98% था पिछले साल दिसंबर में, ये अभी 14% पे बढ़ चुका है। अगर आप इसको बढ़ने की अगर रेट की बात करोगे तो सितंबर में, ठीक है, सितंबर में ये था आपका 10.6%, ठीक, अक्टूबर में ये पहुंच गया 12.54%, ठीक है, और नवंबर में ये जा चुका है 14.24% पे। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आइए इसको सीखते हैं कि कैसे क्या बढ़ता है, इसके बढ़ने से क्या होता है, WPI कौन रिलीज़ करता है, ठीक, आइए इसको सीखते हैं। देखिए मैं एक ग्राफ से आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो अभी जो WPI है और ऊपर कर लो क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है, ये 14.24% पे जा चुका है क्या, WPI, ठीक है। CPI की अगर हम बात करें, CPI की अगर हम बात करें तो CPI जो है ये सिर्फ अभी 4.81% है, ठीक है। CPI कितना है, 4.81% है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा गैप क्यों है यहाँ पे, इतना बड़ा जो ये गैप है ये क्यों है। अब एक चीज़ देखिए, जब हम WPI CPI को पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है RBI के काम, ठीक है, RBI के काम। RBI बहुत सारे काम करती है, जैसे करेंसी इशू करती है, ये हम क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी जो करंट में चल रहा है उसकी हम मुद्दे की बात कर रहे हैं अभी। देखिए करेंसी इशू करता है, क्या करता है, करेंसी इशू करता है। बहुत सारे काम होते हैं RBI के, हम सब काम पढ़ेंगे, लेकिन एक काम क्या होता है RBI का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। उसके बाद RBI का एक और काम है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। अब देखिए ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है, आप क्या टिक करोगे, आप करोगे RBI, ठीक। लेकिन आप आइए, अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि RBI जो है, RBI सिर्फ CPI कंट्रोल करता है। RBI क्या करता है, सिर्फ CPI को कंट्रोल करता है। यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि WPI में RBI का कोई कंट्रोल नहीं है, RBI का WPI में क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए RBI की एक कमेटी होती है, RBI की एक कमेटी होती है जिसको मॉनेटरी कमेटी बोलते हैं, जिसको मॉनेटरी क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, जिसको मॉनेटरी कमेटी बोलते हैं, EE है ये, ठीक है। RBI की एक मॉनेटरी कमेटी होती है, वो मॉनेटरी कमेटी हर साल CPI को फिक्स करती है। तो CPI का एक रूल है कि CPI सिर्फ 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो सरकार के अकॉर्डिंग अभी भी CPI कितना है, अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि अभी भी सरकार के अकॉर्डिंग CPI तो सिर्फ अभी 4.18% है। CPI तो बढ़ा ही नहीं है, CPI तो बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर समझा दो ये CPI क्या होता है, WPI क्या होता है। तो देखिए बहुत बेसिक चीज़ की बात करने जा रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक चीज़ की बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप कुछ खरीदते हो मंडी से, ठीक है, तो उसको फार्म बोलते हैं। मंडी से कुछ खरीदते हो, जैसे आपको कुछ खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे, पहले मुझे ये सवाल का मेरा जवाब करो कि आपको कुछ 2 किलो 4 किलो खरीदना होगा तो आप मंडी जाओगे या अपने सामने जो दुकान होगा उसके पास जाओगे। आप मुझे कहोगे सर मैं जो सामने वाला दुकान होगा उसके पास जाऊंगा, ठीक। तो देखो सामने वाले दुकान के पास जाओगे आप, तो मंडी जो होती है ना इसको फार्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं, मंडी को फार्म बोलते हैं। और ये जो आप दुकानदार से खरीदते हो ये क्या होता है, रिटेलर होता है,
ये क्या होता है? रिटेलर होता है। हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? कस्टमर हो गए, उपभोक्ता जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, हम कस्टमर हो गए। अब ये 3 साइकिल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपकी नॉलेज भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही मायने रखता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। और नॉलेज कैसे बढ़ती है? जो करंट में चीज़ चल रहा है उस पर आपकी समझ होनी चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा नॉलेज भी बढ़ जाता है और चांसेस ये भी होते हैं कि करंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, हमने क्या बात किया कि आपको मान लो कुछ आलू खरीदना है, आपको कुछ नमक खरीदना है, तो आप क्या करोगे? आप सामने वाला दुकानदार में जाओगे या मंडी में जाओगे? अगर आप मंडी में जाओगे तो वो आपको 1 किलो 2 किलो नहीं देगा, आपको पूरा थोक में लेना पड़ेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, ठीक। जो हिंदी वाले बालक होंगे, बालिका होंगे, वो अपना हिंदी में लिख लेंगे। तो हमने ये बात किया अभी कि जो चीज़ हम थोक में लेते हैं वो कहाँ मिलता है? फार्म में मिलता है। फार्म से कहाँ आता है? रिटेलर खरीदता है। रिटेलर से कौन खरीदता है? कस्टमर खरीदता है, हम खरीदते हैं, ठीक है। तो फार्म से लेके रिटेलर के बीच में जो मेज़र करने वाली चीज़ होती है ना, वो होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। और रिटेलर से और कस्टमर के बीच में जो सौदा होता है, जो भी खरीदते हैं रिटेलर से कस्टमर के बीच में, उसको किस चीज़ में नापा जाता है सर? उसको नापा जाता है आपको कस्टमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको बोलते हैं हम, सीपीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। अभी कौन सा बढ़ा है? अभी ये बढ़ा है, ठीक है। हमने पिछले वाले स्लाइड में अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आरबीआई का जो कंट्रोल है ना, आरबीआई का जो कंट्रोल है वो सिर्फ इस पे है, इस पे है, इस पे कंट्रोल नहीं है, इस पे कंट्रोल नहीं है। बढ़ा कौन है? बढ़ा कौन है? बड़ा है डब्ल्यूपीआई, ठीक है, बड़ा है डब्ल्यूपीआई। और सीपीआई तो अपने 4 से 6% के बीच में होना चाहिए, सॉरी 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं 4 + -2 भी लिखते हैं, ठीक है। 4 + -2 मतलब 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो अपना कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो है वो तो एकदम सही है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? 12 साल में सबसे ज़्यादा 14.54%। अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज़ आपको और सीखना है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं? बेस ईयर। देखिए, महंगाई जो नापा जाता है वो किसी के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। कल कितना था, आज कितना है। जैसे जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो इसका आज कीमत 10 रुपये है, आज कीमत इसका कितना है? 10 RS है। कल इसका कीमत अगर 11 रुपया हो जाए तो महंगाई कितने % से बढ़ा? महंगाई 10% से बढ़ गया। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, तो हमने ये बात किया कि महंगाई किसी के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि महंगाई इन्फ्लेशन नापने का बेस ईयर क्या है, तो आपको क्या बोलना है? 2011, ठीक है। यानी 2011 से अभी तक जो है महंगाई सबसे पीक पे है। अभी कौन सी महंगाई? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इतनी आप समझ पा रहे हैं? इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे टाइम ले रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी है इसको सीखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, ठीक। देखिए, अभी हमने ये बात कर लिया कि WPI बढ़ रहा है, तो सर WPI अगर इतना बढ़ रहा है तो फिर भी CPI कैसे अभी तक 4.18% पे है और ये 14 पॉइंट इतना % पे चला गया, 54% पे चला गया। जैसे मैंने ग्राफ देकर बनाया था आपको एक, ये WPI जो था ये बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। और ये जो CPI है ये अभी तक इतना ही है। तो ये दोनों के बीच में इतना गैप क्यों है सर? इतना गैप ये है क्योंकि अभी सुन के आपको झटका लगेगा कि अभी जो व्यापारी है ये लोग लॉस में चल रहे हैं।
व्यापारी लोग अभी लॉस में चल रहे हैं, यानी आप कहना ये चाह रहे हो सर, आप कहना ये चाह रहे हो कि व्यापारी इतना दयावान इंसान तो हो नहीं सकता है जो खुद 80 रुपये केजी दाल खरीदे, ठीक है, और हमको 50 रुपये केजी बेच दे। इतना दयावान तो है नहीं व्यापारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी फैक्ट ये है कि जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लॉस में चल रहे हैं। क्यों लॉस में चल रहे हैं? क्योंकि WPI बढ़ गया, होलसेल प्राइस ही बढ़ गया, होलसेल प्राइस बढ़ गया। जितना में वो खरीद रहे थे वो बढ़ गया है, 14.54% से बढ़ गया है। लेकिन फिर भी वो ये सोच के कि चलिए कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोच के वो लोग लॉस में जा रहे हैं। वो लोग लॉस में जाके फिर भी हमको थोड़ा बहुत रेट बढ़ा के हमको बेच रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो सर आप बोलोगे, सर आप कहना ये चाह रहे हो कि हमको जो अभी सामान मिल रहा है, सब कुछ जो मिल रहा है, फूड मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है, क्या उसमें व्यापारी लॉस में है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल व्यापारी क्या है, लॉस में है। और एक बात सुन लो, जिस दिन सारे बिजनेसमैन, जिस दिन सारे बिजनेसमैन यूनाइट होके अगर एक डिसीजन ले लिए कि नहीं, अब हम लॉस नहीं सहेंगे, अब हमको WPI इतना महंगा हो गया है, होलसेल में हमको कोई सामान इतना महंगा मिल रहा है, हम भी अपने रिटेलर को महंगा बेचेंगे, तो सोच लेना इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि सरकार जो है वो लपेट नहीं पाएगी, त्राहिमाम आ जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा भारत पे। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आइए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि RBI जो है, आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है, तो आपको क्या बोलना है, RBI बोलना है, ठीक है, RBI बोलना है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WPI जो है कौन रिलीज़ करता है, आपको क्या बोलना है, आपको आंसर करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। CPI कौन रिलीज़ करता है, CPI रिलीज़ करता है मॉस्पी, जिसको NSO हम बोलते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज़ आपको होप थोड़ा समझ आ गया होगा। अब देखिए, एक चीज़ आपको और जानना है यहाँ पे WPI CPI में, कि WPI जो है, जो कैलकुलेट होता है, ये सिर्फ गुड्स पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, और CPI जो कैलकुलेट्स होता है, ये गुड्स एंड सर्विस पे कैलकुलेट होता है। आप पूछेंगे सर गुड्स क्या होता है, गुड्स की कंट्रीब्यूशन 20 से 25% होती है अपनी GDP में, ठीक है, और गुड्स का तो मैंने बता दिया 20 एंड 25, और सर्विस का जो है ये 50 से, इस बार कितना है, 50 से अबव रहता है, इस बार 57% कंट्रीब्यूशन सर्विस का है। आपका मन में सवाल आएगा कि सर गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, आपके घर में टेबल है, चेयर है, आप जिस फ़ोन में देख रहे हो, ये सब क्या है, गुड्स है। सर्विस क्या है सर, जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ये क्या है, सर्विस है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, सर्विस है। आप होटल में रुक रहे हो, सर्विस है। आप रियल एस्टेट में जा रहे हो, सर्विस है। आप इंजीनियर को बुला रहे हो, सर्विस है। तो आपका एक चीज़ का जवाब, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस चीज़ में, तो आपको एक चीज़ का आंसर यहाँ पे मिलेगा
एक चीज़ का जवाब आपको मिलेगा, वो ये मिलेगा कि WPI बढ़ा इतना, फिर भी CPI नहीं बढ़ा इतना। इसका जवाब ये है कि CPI सिर्फ गुड्स कैलकुलेट करता है, ठीक है, और सर्विस की प्राइस जो है अभी सर्विस की प्राइस नहीं बढ़ी है, सर्विस की प्राइस अभी नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए अभी जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अपनी इनकम नहीं बढ़ी है। आप इस चीज़ को नोट करते जाना, इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगे। अभी के महंगाई के अकॉर्डिंग आपकी जो वेतन है, आपकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ी है। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी इतना जो है सर्विस नहीं बढ़ा है, सर्विस की प्राइस नहीं बढ़ी है, गुड्स की प्राइस बढ़ी है, इसीलिए महंगाई अभी न्यूट्रलाइज है। अभी क्या है? न्यूट्रलाइज है। जिस दिन सर्विस की प्राइस बढ़ गई, जिस दिन सर्विस वालों ने भी एकजुट के अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो समझ जाना कि इंडिया में बहुत बड़ा त्राहिमाम आ जाएगा, बहुत संकट में इकोनॉमी में पड़ जाएंगे लोग। ये अभी की फैक्ट है, फैक्चुअल डेटा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गवर्नमेंट बायस्ड हूँ या फिर मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं है। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से ये होप कर सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आइए अब अपना सिलेबस को हम शुरू करते हैं कि हम स्टैटिक्स वाला पार्ट हम आज नहीं देख पाएंगे। आज हम देखने वाले हैं, आज हमने करंट की बात कर लिया। करंट में ये क्वेश्चंस आपके 100% आप लिख लो, किसी न किसी बैंक एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि इन्फ्लेशन कौन रिलीज़ करता है, ठीक है, और WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, ये सब चीज़ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। WPI में गुड्स कैलकुलेट होता है या सर्विस कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है, जो भी मैंने आपकी बात किया है अभी, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब आइए बैंकिंग पे। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैंक लिखता हूँ और एक चीज़ लिखता हूँ बैंकिंग। पहले हम बात करते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक क्या होता है? आप बोलोगे कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बैंक, जो दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। क्या करता है? दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। और हमको क्या प्रोवाइड करता है? हमको प्रोवाइड करता है लोन, ठीक है। यही बैंक का काम है, यही बैंक का काम है। नहीं सर, नहीं सर, इतना ही काम नहीं है, ये भी काम है बैंक का, ये भी काम है बैंक का, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। बैंक में और भी चीज़ हैं, बैंक में और भी चीज़ हैं जो हमको देखना है। देखिए बैंक में एक एक्ट आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट में जो चीज़ लिखा हुआ है, जो परिभाषा लिखा हुआ है, जो डिटेल लिखा हुआ है, उसको अगर कोई इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है तो वो बैंक है। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि बैंक क्या है। बैंक वो है जो फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही काम नहीं करता। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको जो फॉलो करे वो बैंक है। तो क्या लिखा हुआ है सर, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और है एक एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट 1881। कहीं कहीं पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लिख लेना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल एक्ट 1881। और एक एक्ट है RBI एक्ट 1935। अगर ये तीन चीज़ फॉलो करती है कोई बैंक, ये तीन चीज़ अगर फॉलो करती है कोई बैंक, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बैंक कहते हैं। इस एक्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे क्या है, बैंक की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे बैंक की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आपकी जो
एग्ज़ाम में जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि बताइए हॉलीडेज़ जो बैंक में देते हैं कि कब से कौन से सैटरडे बैंक ओपन रहेगी, कौन से सैटरडे बैंक ओपन नहीं रहेगी। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ आपका नेगोशिएबल एक्ट में रहता है। मतलब यूँ बोल लो कि हॉलीडेज़ जो रहता है, हॉलीडेज़ जो रहता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में रहता है। ये एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। उसके बाद बैंक को रेगुलेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है आपके आरबीआई एक्ट 1935 में। तो अब आते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन पे। हमने आपको बोला था कि बैंक और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, बैंक वो है जो कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले जो जैसा चल रहा है वो क्या है, बैंकिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कार्य करता है, जो एक्शन करता है, जो एक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक, अगर मैं यूँ बोलूँ तो ये एक नाउन है इंग्लिश में, अगर आप वो बात करोगे, ये एक नाउन है। और बैंकिंग क्या है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। मतलब बैंक कोई इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसको जो चलाते हैं, जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या है, जो जैसे बैंक चलती है वो क्या है, बैंकिंग है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब आते हैं, देखिए, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। ऐसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बैंक जो इंडिया में आया था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। कब आया था सर? ये 1770 में आया था। 1770 में क्या आया था? ये आया था। अब देखिए, तो क्या सर ये इंडियन का बैंक था? नहीं था, ये इंडियन का बैंक नहीं था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंक था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम पे अपने अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंक थे। उनके ट्रेड, उनके कंपनी के कैसे ग्रोथ करना है, उसको कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए ये बैंक बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है। अभी हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है सर, प्राइवेट बैंक क्या होता है सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है सर, पेमेंट बैंक क्या होता है सर। आराम से बात करेंगे, धीरे धीरे। देखिए, फर्स्ट कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है, बैंक ऑफ इलाहाबाद है। कौन सा है? बैंक ऑफ इलाहाबाद। या फिर इलाहाबाद बैंक भी आप कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल बैंक था ये। और उसके बाद आते हैं हम एक चीज़ में। देखिए, एक चीज़ क्या, जैसे अभी आप जैसे हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग में पढ़ेंगे, जैसे हम जब टाइप्स ऑफ बैंकिंग अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ जस्ट आपको, अगर आज हो पाया तो आज ही, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप्स ऑफ बैंकिंग में हम पढ़ते हैं कि पब्लिक बैंक होता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक बैंक। एक होती है प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक होती है। एक होती है कॉर्पोरेट बैंक, कॉपरेटिव बैंक जिसको हम बोलते हैं, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। एक होती है कॉर्पोरेट बैंक होती है, ठीक है। उसके बाद और भी हैं जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये चीज़ डिटेल में आपको। देखिए, फिर एक बैंक होती है पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इतने बैंक अभी हैं, टाइप्स है ये बैंक के क्या हैं, टाइप्स है। लेकिन उस टाइम पे अंग्रेज के टाइम पे सिर्फ 2 बैंक हुआ करते थे। कौन से 2 बैंक हुआ करते थे सर, आप पूछेंगे। तो देखिए, एक बैंक हुआ करता था स्वदेशी बैंक, ठीक है, स्वदेशी बैंक। और एक हुआ करता था
फिरंगी बैंक, फिरंगी बैंक। अब देखिए एक चीज़ कि स्वदेशी बैंक में क्या होता था कि ये लोग सिर्फ अमीरों को लोन दिया करते थे, ये लोग उच्च कोटि के लोगों को लोन दिया करते थे, क्योंकि इनका एक मानना था कि गरीब को लोन देंगे तो वो चुकाएगा क्या। लोन देने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ एसेट्स हमको गिरवी रखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ गरीब के पास था नहीं। गरीब लोग जो है वो लोन के बिना अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, इतने पैसे थे नहीं उस टाइम पे, बहुत गरीबी हुआ करती थी। तो देखिए ये लोग स्वदेशी बैंक क्या करते थे, लोन किसको देते थे, लोन देते थे बिजनेसमैन को। किसको लोन देते थे? बिजनेसमैन को, जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे, अमीर लोग थे। बिजनेसमैन क्या करते थे, उस पैसे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करते थे, बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। किसको? यूएसए को। यानी आसान भाषा में अगर बोलूं कि स्वदेशी बैंक क्या करते थे, बिजनेसमैन को पैसे देते थे। बिजनेसमैन क्या करते थे कि उनको पैसे देते थे जो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए में। यानी मामला ये था कि अपना जो बैंक का पैसा था वो गया बिजनेसमैन के पास, बिजनेसमैन से कहाँ चला गया, बिजनेसमैन ने कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, बिजनेसमैन सब सामान बेचते थे, एक्सपोर्ट किया, और वो पैसा कहाँ चला गया, एट द एंड यूएसए चला गया। जब यूएसए रिटर्न करेगा पैसा तब हमारे पास देश में आएगा, तब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तब देश की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए फिरंगी बैंक क्या करता था, ये अपना पैसा जो है, ये फिरंगी बैंक किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए। फिरंगी बैंक उसको बोलते हैं जो इस्टेब्लिश्ड बाय फॉरेनर या ब्रिटिशर। ठीक है, ब्रिटिशर, और ये बाय इंडियन, इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन। देखिए अब ये जो फिरंगी बैंक वाले थे, ये यूएसए के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते थे। कहाँ करते थे? यूएसए के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो अपना देश का जो भी पैसा था सब तो यूएसए जा रहा था। अब देखिए हुआ क्या कि हिल्टन कमीशन आया 1921 में आया, और उसने कहा कि जिसको मन हो रहा है बैंक खोल रहे हो, जिसको मन हो रहा है जो मर्जी वो कर रहे हो, अपना देश का पैसा एक ही देश में लगा रहे हो, और अपना देश तब जाके अमीर होगा, तब जाके ऊपर चढ़ेगा, अपनी देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब हम गरीबों को लोन देंगे। जब गरीब लोग लोन लेंगे, अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा, तब जाके अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये चीज़ हिल्टन कमीशन ने कहा, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया उस टाइम पे। सरकार कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे आपका सरकार था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट किया था जिसका नाम था हिल्टन कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड रीडिंग ने अपॉइंट किया था। वो कौन था लॉर्ड रीडिंग? लॉर्ड रीडिंग उस टाइम पे वाइस रॉय हुआ करता था। जैसे अभी अपना गवर्नर का पोस्ट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ऐसे ही सबसे बड़ा पोस्ट उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे वाइस रॉय जो था सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। वाइस रॉय ने हिल्टन कमीशन अपॉइंट किया कि अपने देश के पैसा अपने देश में नहीं जा रहा है और ये यूएसए में जा रहा है, ऐसे में तो अपना एक बैंकों का बैंक होना चाहिए जो बैंक को रेगुलेट करे। ऐसा कुछ संस्था होना चाहिए, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब ये कि हिल्टन कमीशन ने प्रस्ताव रखा कि आरबीआई होना चाहिए एक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक, ठीक है, जो बैंकों का बैंक बने, ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में। तो ये चीज़ को सरकार ने क्या किया,
खारिज कर दिया, सरकार ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि 1929 में आपको यूएसए में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। यूएसए में बहुत बड़ा क्या हुआ था, क्राइसिस हुआ था, बहुत बड़ा मंदी आया था। अब मान लीजिए अपना देश का पैसा कहाँ जा रहा था, यूएसए में जा रहा था। यूएसए से पैसा रिटर्न होता तब जाके इंडिया में आती, लेकिन यूएसए से पैसा तो आना बंद हो गया क्योंकि यूएसए में एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी, बहुत बड़ी मंदी आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में कुछ बैंक डूब गए, कुछ बैंक बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा यूएसए को दे रखा था। उन्होंने अपना सारा पैसा यूएसए को दे रखा था और यूएसए से पैसा आ नहीं रहे थे, तो कुछ बैंक डूब गए, बर्बाद हो गए, बैंक की अस्तित्व खत्म हो गई। ठीक है, तो आप सोच सकते हो उसके बाद सरकार की आंख खुली कि हिल्टन यंग कमीशन जो था वो बिल्कुल सही बोल रहा था, बिल्कुल सच कह रहा था, हमें उसकी बात को मान लेनी चाहिए थी कि नहीं हमें एक बैंकों का बैंक बनाना चाहिए, हमें एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहिए जो कि बैंक को कंट्रोल करे, जो कि बैंक को डायरेक्शन दे, बैंक का एक लॉ बनाए, बैंक का एक कानून बनाए कि ऐसा फंक्शन करना है, ये हमारा गोल है, ये हमारा मोटिव है, हमको देश के लिए ऐसे करके काम करना है। ठीक है, तो फिर जाके 1934 में शुरू होता है रिजर्व बैंक बनना, आरबीआई बनना शुरू होता है और बन के तैयार होता है 1935 में। ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता भी बोलते हैं, कोलकाता भी अभी लेटेस्ट नाम है, और 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। समझ पा रहे हैं आप? देखिए अब आपको ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ मज़ा आ रहा होगा कि हाँ ऐसा हुआ, पूरा स्टोरी चल रहा होगा। ठीक है, क्या पता इस चीज़ पे कभी वेब सीरीज़ बन जाए, कभी इसी चीज़ पे कहानी बन जाए। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस वो देखा होगा वेब सीरीज़ हर्षद मेहता का। ठीक है, ऐसा कुछ पिक्चर चल रहा होगा आपके दिमाग में। तो देखिए पिक्चर इमेजिन करना ज़रूरी है पिक्चर इमेजिन करना हमको सीखने में, याद रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए सुनिए, आरबीआई जब बनी थी, ठीक है, तो इसके 2 शेयर हुआ करते थे। यहाँ पे सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। देखो जब आरबीआई बना था तो 90% से ज़्यादा, यानी मान लो 90% शेयर जो था वो प्राइवेट प्लेयर्स का था और सिर्फ 10% या यूँ बोल लो 10% से कम शेयर जो था वो गवर्नमेंट का था। अब समझना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझाने वाला हूँ मैं आपको। देखिए आरबीआई जब बना था तो क्या बोला मैंने, 90% शेयर जो था वो प्राइवेट का था। आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ ये बात जान लेनी चाहिए कि जो भी प्राइवेट आदमी होता है वो बिजनेस के लिए काम करता है। उसकी प्रायोरिटी जो होती है, पी फॉर प्रायोरिटी मान लेना, उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पैसा कमाना। उसकी प्रायोरिटी होती है पैसा कमाना, गरीब मरे तो मरे, वी डोंट केयर, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि आपकी घर में खाना चल रहा है नहीं चल रहा है, आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जो सौदा करना होता है वो घाटे के साथ सौदा नहीं करता है, वो क्या करता है, सिर्फ मुनाफे के साथ सौदा करता है। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि 90% शेयर जब आरबीआई के पास था तो गरीब लोगों के पास पैसा जा ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे सर? क्योंकि बिजनेसमैन जो है ये लोग रिच लोगों को लोन दिया करते हैं, और जब तक आप
जब तक आप गरीब लोगों को यानी पुअर वर्ग के लोगों को लोन नहीं दोगे तो फिर धंधा कैसे चलेगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको शायद पता होगा कि इंडिया में 68% लोग क्या है, ग्रामीण हैं, यानी रूलर पॉपुलेशन है, और 32% सिर्फ क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। अब आप सोच लो, ये अभी 2021 की डेटा कर रहा हूँ मैं, 2021 की डेटा बता रहा हूँ, तो सोच लो कि अगर इस टाइम पे 68% लोग, अभी भी 68% लोग अगर ग्रामीण हैं, तो उस टाइम पे कितने परसेंट लोग ग्रामीण होंगे। मुझे लगता है, इसका डेटा मैंने देखा नहीं है, आप एक बार चेक करना, मुझे लगता है 80% लोग उस टाइम पे ग्रामीण होंगे। ठीक है, 80% लोग ग्रामीण होंगे। तो सोच लो, इतना परसेंट लोगों जब पुअर थे, ग्रामीण थे, सिर्फ 20-25% लोगों को लोन मिला करता था। तो जिसको लोन मिला करता था वही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी पुअर लोग तो पीछे ही रह गए। तो देखिए, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार गवर्नमेंट का काम है देश की भलाई करना, वेलफेयर के लिए काम करना, भौतिक भलाई के लिए काम करना। लेकिन बिजनेसमैन लोग क्या करते थे कि भलाई के लिए काम नहीं करते थे, उनको क्या करना था, बिजनेस करना था। उनको क्या करना था, ये प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करना था, बिजनेस करना था। तो बिजनेस करने के लिए ये लोग किसको लोन देते थे, रिच लोगों को लोन दिया करते थे। पुअर लोगों को ये क्या करते थे, लोन नहीं देते थे। इसके चक्कर में देश आगे नहीं बढ़ रही थी, देश पीछे ही जा रही थी। और ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये समझ आया कि आरबीआई पे अगर मुझे अपना हुकूमत चलाना है तो मुझे ये शेयर खरीदना पड़ेगा, ये जो इसका 90% शेयर है, इसका मालिक मुझे बनना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना हुकूमत चला सकता हूँ, तब जाके मैं अपना शासन चला सकता हूँ, और तब जाके मेरा देश के पिछड़े वर्ग जो है वो लोग को लोन मिलेगा, और तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? अब आइए, होप आपको मज़ा आ रहा होगा सुन के। अब देखिए, अब एक चीज़ आती है, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप किया। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होता है सर? वही 90% को खुद के हाथ में हथिया लेना, यानी खरीद लेना। ठीक है, हथिया लेना नहीं, ठीक है, हथिया लेना मतलब हमारे उधर गांव तरफ बोलते हैं कि किसी को जो है ना ज़बरदस्ती कर लेना, उसको हथिया लेना बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज यार टंग से जाती नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मतलब क्या हुआ कि 1948 में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो अब तुम अपना शासन बंद करो, मैं अपना शासन शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा शेयर खरीद लिया है। पूरा का पूरा शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिया 1948 में पूरा का पूरा शेयर खरीद लिया, और तब जाके आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब क्या होता है सर? मतलब कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से जो है आरबीआई को क्या कर दिया, एक गवर्नमेंट की संस्था माना गया। आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज कर दिया। 1949 में क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब क्या, उसके जितने भी शेयर थे 90% उसको खरीद लिया गवर्नमेंट ने, पैसा दे दिया कि भाई तुम्हारा बहुत हुआ, तुम बिजनेस, मैंने देख लिया कि तुमने गरीबों को बहुत परेशान किया है, गरीब लोगों को लोन नहीं दिया है, ठीक है, तुम जाओ अब अपना शेयर दे दो मुझे। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने सारे शेयर खरीद लिए, ठीक है, और नेशनलाइज कर दिया गया बैंक को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब एक्ट पास करके गवर्नमेंट को कानूनी रूप से एक गवर्नमेंट का संस्था माना गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक से पहले एक चीज़ आपके लिए जानना और ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्या पूछा जाता है? सीक्वेंस पूछा जाता है। इसका टॉपिक का नाम है फर्स्ट बैंक इन इंडिया।
फर्स्ट बैंक इन इंडिया। देखिए अभी हमने बात कर लिया था कि पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में बना, ठीक है। और देखिए फिर एक दूसरा बैंक बना, इसका सीक्वेंस याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता बोल लो, कलकत्ता बोल लो, कोलकाता बोल लो, अभी प्रेजेंट नाम जो बोलना है बोल लो, ठीक है। बस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना इसका। बैंक ऑफ कलकत्ता बोल लो या फिर बैंक ऑफ बंगाल भी बोल लो, ठीक है, बंगाल भी बोल लो। ये कब बना था सर, ये बना था आपका 1809, इसका सीक्वेंस याद रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद बना बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे बना, बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में, ठीक है। उसके बाद आया बैंक ऑफ मद्रास, बाद में आपको पता चलेगा कि यही 3 बैंक मिलके जो है SBI बना था। अभी हम पढ़ेंगे SBI टॉपिक में, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, क्या बोला मैंने, बैंक ऑफ मद्रास बना। उसके बाद एक बैंक जो कि पहला कमर्शियल बैंक, वो मैंने आपको लिखा दिया है, पहला कमर्शियल बैंक इलाहाबाद बैंक, जो कि इलाहाबाद बैंक मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है। इलाहाबाद बैंक आया था, इलाहाबाद बैंक आया था आपका 1865 में। इसका सीक्वेंस याद रखना आप, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनलाइज जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए नॉलेज प्लस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो नॉलेज है। देखिए पहली प्रायोरिटी नॉलेज है, और अगर नॉलेज है तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। और एक चीज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना ये चीज़ है कि पैटर्न कैसे होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर देखना है, वहाँ से चेक करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारे यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेगा प्रॉपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक, क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है, सब कवर करेंगे हम। आइए नेशनलाइजेशन के बारे में हम कुछ जानते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जहाँ पे होगा मैं वो भी बताऊंगा, नॉलेज ओरिएंटेड जहाँ पे होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए नेशनलाइज जो हुआ था ना, वो 2 फेज़ में हुआ था। एक था पहला फेज़, फर्स्ट फेज़, जहाँ पे 14 बैंक को, 14 बैंक को 1969 में क्या किया, नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज उसको किया गया था जिस बैंक के पास 50 करोड़ के एसेट्स हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते थे। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड फेज़ में आपका नेशनलाइज किया गया, सेकंड फेज़ में नेशनलाइज किया गया, ठीक है। सेकंड फेज़ में नेशनलाइज किया गया, जहाँ पे ये कब किया गया सर, कितने बैंकों को किया गया, ये सिर्फ 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। कब किया गया सर, ये आपका किया गया 1980 में, ठीक है। और इसकी एसेट्स क्या थी, इतने बैंक की रकम, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। तो 14 + 6 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। एक बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। पीएनबी में क्या कर दिया, पीएनबी में मर्ज कर दिया। तो कितने बैंक हो गए टोटल, 19 बैंक हो गए, -1। तो 19 बैंकों का नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज क्या होता है सर, यानी गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, अपने अंडर लिया, उसके शेयर खरीदे। कुछ बैंकों में 60% से ज़्यादा के शेयर खरीदे। आप मालिक तब बन सकते हो जब आप 50% से ज़्यादा की ओनरशिप रखते हो, ये बात जानते हैं आप।
तो बैंकों ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैंकों को खरीदना शुरू कर दिया, यानी बैंकों को अपने अंडर ले लिया। यानी जो बिज़नेस करते थे बैंक वाले उसको अपने अंडर ले लिया कि नहीं, हमें देश की भलाई करनी है, हमें नीचे वर्ग के लोगों को लोन देना है, हमें देश को ऊपर उठाना है। इस चक्कर में क्या किया, नेशनलाइज किया गया कि बैंक अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे, अब बैंक को हम चलाएंगे। इसी को एक्ट पास करके कानूनी दायरे में ले आके उसको एक संस्था बनाना, गवर्नमेंट संस्था बनाना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, रीज़न क्या था सर नेशनलाइज करने का? इसमें बहुत बड़ा रीज़न था, आपको सुन के मज़ा आएगा। देखिए इसमें रीज़न ये था, इसमें रीज़न ये था नेशनलाइज करने का, ए छूट गया, हाँ देखो, हाँ रीज़न ये था नेशनलाइज करने का कि रीजनल डिस्पैरिटी। क्या रीजनल डिस्पैरिटी सर, अभी हम बात करेंगे। देखिए अपना जो देश है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुला रीजन बोलते हैं, हम जानते हैं ये बात। यहाँ पे क्या हुआ करता था, सारे बैंक यहीं पे थे, बॉम्बे यहाँ पे था, बैंक ऑफ कलकत्ता यहाँ पे था, बैंक ऑफ मद्रास यहाँ पे था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले की, ये आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है, ये 1890 की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि बैंक वाले क्या करते थे कि अपना मेन ऑफिस वगैरह यहीं पे खोला करते थे, यहीं पे खोला करते थे। तो इससे क्या होता था कि ये सब एरिया तो विकसित हो गया, ये सब एरिया तो डेवलप्ड हो गया, लेकिन आपने अभी पढ़ रखा है कि 68% लोग अभी प्रेजेंट में क्या है, ग्रामीण है। यानी अपना जो देश है एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है अपना। क्या है, कृषि प्रधान, लिख देता हूँ, देखिए एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहते थे उसका तो कोई विकास हुआ ही नहीं, इसीलिए तो हमको नेशनलाइज इसीलिए करना था ताकि हम नीचे वर्ग के लोगों को ऊपर उठा सकें। तो इन्होंने एक कंडीशन रखा, जब नेशनलाइज करने के बाद इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, मतलब इन्होंने अपना जो तीर मारा, उन्होंने तीर ये मारा कि इन्होंने एक कंडीशन रख दिया बैंक के पास कि देखो भैया, अब तो मालिक हम हो गए हैं, अब तुमको मालिक की बात सुनना पड़ेगा, ठीक है, अब तुमको मालिक की बात सुनना पड़ेगा। तो 25% इन्होंने कंडीशन रख दिया कि भाई देखो तुम कोई सा भी बैंक चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अपनी बैंक का 25% जो है वो तुमको अपने रूरल एरिया में ब्रांच खोलने पड़ेंगे। ब्रांच क्या करने पड़ेंगे, रूरल एरिया में तुम्हें अपना ब्रांच खोलना पड़ेगा। 25% ब्रांच तुमको क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। किसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा जितने भी बैंक को नेशनलाइज किया गया। क्यों नेशनलाइज किया गया, क्योंकि उसका ओनरशिप कंट्रोल किया, अब मालिक गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ताकि सबको लोन मिले, सब ग्रो करें, ठीक। अब देखो इसी में क्या हुआ, एक चीज़ और पढ़ते हैं हम। देखिए बैंक का 3 वो होता है, एक होता है कमर्शियल बैंक, जहाँ से पब्लिक को क्या मिलता है, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक कमर्शियल बैंक में क्या मिलता है, पब्लिक को, यानी पब्लिक को लोन मिलता है, पब्लिक के लिए ये क्या है, पब्लिक का बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक है। पब्लिक का बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक है। लेकिन एक कमर्शियल बैंक का भी बैंक है जिसको डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ये किसका बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ये डेवलपमेंट बैंक कौन सा है सर, जैसे अभी हम बात करेंगे इस पे, नाबार्ड नाम सुना होगा आपने,
हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही एक बैंक और है NSB, ठीक है, NSB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये क्या करता है? ये क्या करता है, देखो पहले नाबार्ड क्या करता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप खेती कर रहे हो और आपको कुछ क्रॉप्स की जो है खरीदने की पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो ये जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चरल इंडिया को देखता है, ये कृषि प्रधान को देखता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये बैंक बनाया गया, नाबार्ड बना गया। नाबार्ड किसको देखता है? ये पर्टिकुलर एक सेक्टर को देखता है कि एग्रीकल्चर में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे NHB हो गया, अगर आपको होम लोन लेना है तो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ये हाउस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि डेवलपमेंट बैंक जो होता है, डेवलपमेंट बैंक उसका बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है। हमारे पब्लिक के लिए ये जो पब्लिक है पब्लिक के लिए बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक के लिए भी बैंक है जिसको डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे इतनी बात। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट हमने क्या क्या पढ़ा। मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ, आप अपना नोट्स चेक करते जाना। हमने पढ़ा आज पहले ये पढ़ा हमने कि 14.54% से अपना WPI बढ़ा, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। हमने नॉलेज के लिए पढ़ा कि WPI क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। ये नॉलेज के लिए पढ़ा हमने। आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है और सरकार का किस महंगाई पे कंट्रोल है, ठीक है। और इससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि WPI कौन रिलीज़ करता है, आप क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन होल्ड करता है ये मिनिस्ट्री? पीयूष गोयल होल्ड करता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि CPI कौन रिलीज़ करता है, आप क्या बोलोगे? मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है? RBI करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपसे जो है, उसके बाद हमने देखा कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 एक्ट देखे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देखा हमने, उसके बाद नेगोशिएबल एक्ट देखा हमने 1881, उसके बाद हमने देखा RBI एक्ट 1935 देखा। तीनों एक्ट में ये था कि पहला वाला एक्ट जो है वो डिटेल बताता है बैंक का, दूसरा वाला बैंक जो है जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहते हैं हम, वो बैंक जो है क्या करता है, हमको हॉलीडेज़ के बारे में प्रोवाइड करता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। उसके बाद हमने देखा कि आखिर बैंक जो है वो पहले बिज़नेस किया करते थे, फिरंगी बैंक होते थे, स्वदेशी बैंक होते थे। ये लोग जो है बिज़नेस किया करते थे, ये लोग नीचे वर्ग के लोगों को लोन नहीं दिया करते थे। अपना सारा पैसा USA चला गया, USA में मंदी आई तो फिर पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ बैंक होना चाहिए जो सारे बैंक को रेगुलेट करे। तो फिर RBI का गठन हुआ। फिर RBI का गठन हुआ तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि गवर्नमेंट के पास उसकी ऑनरशिप नहीं थी। गवर्नमेंट का जो मेन काम था, जो प्राइम काम था, वो था कि नीचे वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना, वो कर नहीं पा रहा था। तो उसने 1948 में जो है सारे शेयर खरीद लिए गवर्नमेंट के। उसके बाद क्या किया, उसके बाद शेयर खरीदने के बाद उसने अपना ओनरशिप लिया। फिर क्या किया उन्होंने, फिर अपना नीचे वर्ग के लोगों को लोन देना स्टार्ट किया। ये चीज़ हमने पढ़ा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि रीज़न क्या था, आखिर नेशनलाइज करने के बाद जो है गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखा कि रूरल एरिया में आपको अपना ब्रांच खोलना है 25%, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक होता है कमर्शियल बैंक, उसके बाद एक होता है कमर्शियल बैंक को भी डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट बैंक होता है, जो क्या है, नाबार्ड है, NHB है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग के साथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या क्या होता है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।